तो यार वर्ड आई सिंपल नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। अब नेशनल इनकम में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आती, सिर्फ क्या आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से किया जाए। हमने सर्विस दी, सर्विस के अगेंस्ट मनी नहीं आया, बार्टर चल गया, गुड्स आ गए। सर्विस दी और अगेंस्ट में गुड्स आ गए, क्या नेशनल इनकम में काउंट होगा कि नहीं? क्यों? बार्टर सिस्टम, सर्विसेज दी, उसके बट्टे में कैश ना के गुड्स आ गए, नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा कि नहीं? चलो ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन है नहीं मेरे हिसाब से, पर आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए यार। एक तो गल होगी भी कैश दी फॉर्म च होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, बार्टर भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट आर एक्सचेंज इन द मार्केट एंड वैल्यूड एट अ मार्केट प्राइस। हाँ ठीक है, ये कि मार्केट प्राइस होना चाहिए कुछ तो उसका। मार्केट प्राइस तो हो गई फिर ना गल्ला था बार्टर वाले का भी। चलो छोड़ो, पर मेरे हिसाब से होना चाहिए इकोनॉमिक नेशनल इनकम में ऐड। ठीक है, डिफिकल्ट है, सही है, आज द टाइम तो एग्जिस्ट घट कर दिया चीज़ा, पर है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, तो नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए। हाँ चलो। अच्छा, नेशनल इनकम में हम क्या उठाते हैं? करंट ईयर की प्रोडक्शन, मतलब जेड़ा प्रोड्यूस करंट ईयर च हो गया। मतलब सर करंट ईयर में अगर बिक रहा है बट वर प्रोड्यूस्ड प्रीवियसली, करंट ईयर च माल बिका पर प्रोडक्शन हुई सी पिछले साल, क्या करंट ईयर की नेशनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा। नेशनल इनकम में ये आएगा करंट ईयर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, डजंट मैटर बिकी या नहीं बिकी। सिर्फ हमने क्या उठाना है? प्रोड्यूस इन द करंट पीरियड। कुछ ऐसे गुड्स जो सेल हो रहे हैं इन द करंट पीरियड बट प्रोड्यूस हुए थे पिछले पीरियड में, वो नेशनल इनकम में नहीं आते। करंट ईयर च माल बिकया पर प्रोड्यूस पिछले साल हो गया, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनू। करंट ईयर च प्रोड्यूस हो गया पर बिकया नहीं, नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। प्रोडक्शन के बेसिस पे बनाना है हमने, सेल के बेसिस पे नेशनल इनकम नहीं बनानी। यूजेज या सिग्निफिकेंस, ये ठीक है, बस आगे चलो। क्या क्या नहीं आएगा? सबसे पहला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आएगा। दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा, मतलब फाइनल गुड्स अगर उठा लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर ब्रेड बनाने में वीट यूज हो रही है तो ब्रेड उठा ली, तो जिन्नी वीट ब्रेड बना यूज हुई हो तो ना चक्को, पर जेडी वीट करे सीधा खाधी गई वो चक लो। तो wheat, we cannot say always it is an intermediary, it can be intermediary, it can be final, मौके की बात है। अगर वो wheat एज एन इंटरमीडिएरी काम कर रही है फिर उसको नहीं उठाना, सिर्फ फाइनल गुड्स उठाने, तो इंटरमीडिएरी गुड्स नहीं उठाने। दूसरा, सेल ऑफ सेकेंड हैंड व्हीकल, क्या सेल ऑफ सेकेंड हैंड व्हीकल में प्रोडक्शन हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही तो देयरफॉर नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। पर जब सेकेंड हैंड व्हीकल बिकेगा तब वो जो डीलर होगा वो अपना कमीशन है ब्रोकरेज चार्ज करेगा, वो कमीशन है ब्रोकरेज वो वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम में ऐड करना है। यस। अच्छा, अब वो जो कमीशन ऑफ ब्रोकरेज है क्या वो प्रोडक्शन हो गई? हाँ यस। यस, प्रोडक्शन मतलब खाली गुड्स के गुड्स प्लस सर्विस दोनों, दोनों गुड प्लस सर्विस दोनों। प्रोडक्शन में गुड प्लस सर्विस दोनों आएंगे, तो जो इनकम अर्न कर ली ना, फ्रेश फ्रेश सर्विस दी है, तो प्रोडक्शन में काउंट कर लो, नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट, ये जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज, क्या सिक्योरिटीज भी नेशनल इनकम में आएंगी? रिलायंस के शेयर बिक गए, शेयर बिकना करना, सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज नेशनल इनकम में नहीं आएंगे क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। पर सर जो शेयर्स बिक रहे होते, कमीशन अर्न हो रहे हैं, ब्रोकरेज, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। इसके अलावा नेशनल इनकम में क्या नहीं लेना आपने? ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेनी, मतलब अगर सरकार ने मुफ्त में पैसा दे दिया, मुफ्त में ट्रांसफर पेमेंट, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है जी। स्कॉलरशिप मिल गई, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन मिल गई, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ओल्ड एज पेंशन, फिर से ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है क्योंकि इसके बट्टे में बंदा सर्विस नहीं दे रहा। आपको लग सकता है कि सर
नॉर्मल मूरले 60 साल था, फिर बंदे ने काम किया सी ना, कोई गल नहीं, ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, वो नेशनल इनकम का पार्ट है, पर ओल्ड एज पेंशन जो मिल रही है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। और जो मुख्यमंत्री ने 3-3 हज़ार रुपया दिया है, वो नेशनल इनकम का पार्ट है। 3,000 नहीं, ये ट्रांसफर पेमेंट है वो। और एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पेंशन, अच्छा ध्यान सुनना, एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन नहीं इंक्लूडेड। मतलब ओल्ड एज पेंशन में ये नहीं पता लग रहा कि पहले सर्विस दी थी या नहीं दी थी। इधर क्या है, अगर एम्प्लॉय ने पहले सर्विस दी थी तो रिटायरमेंट के बाद भी अगर कुछ दे रहे हैं तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, पर अगर पहले सर्विस नहीं दी फिर आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? या तो क्या बोलते हैं कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? या तो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या फिर फिक्स्ड एसेट कंजम्पशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन के अल्टरनेटिव नाम, कैपिटल कंज्यूम होगी ਉਹਦਾ अलाउंस, फिक्स्ड एसेट कंज्यूम हो गया ਉਹਦਾ अलाउंस। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है? नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, और डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी। तो डोमेस्टिक इनकम वन वर्ड लिख लो यहाँ पे, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न हुई है, डजंट मैटर वो इंडिया के बंदे ने अर्न करा या फिर बाहरले बंदे ने। और व्हाट इज एनएनपी एट एफसी? जो इंडिया के बंदों ने, इंडिया के रेजिडेंट्स ने अर्न किया, डजंट मैटर इंडिया से या फिर बाहर से। बाहर से अर्न किया पर इंडिया के बंदों ने, एनएनपी पे आएगा। पर अगर बाहर से अर्न कर रहे हो, इंडिया के बंदे बाहर से अर्न कर रहे हैं, एनडीपी में नहीं आएगा। बाहरले बंदे इंडिया तो अर्न करी जाते हैं, बाहरले बंदे इंडिया से अर्न कर रहे हैं, इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है, पर कौन कर रहा है वो प्रोडक्शन? बाहरले बंदे। एनएनपी में आएगा क्या? नहीं आएगा, डोमेस्टिक में आएगा। तो व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? वो सारी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट। पर नेशनल इनकम मतलब क्या? जो प्रोड्यूस हुए इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। अच्छा, नेशनल इनकम क्या, एनएनपी एट एफसी कैसे निकालोगे? एनडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा मतलब टोटल जीडीपी उठा लो, डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दो। जीडीपी कौन सी उठानी है? जीडीपी पर कैपिटा उठानी है तो रियल जीडीपी उठानी है। अच्छा सर, रियल और नॉमिनल में क्या फर्क होता है? नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर के प्राइसेस पे, और रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर के प्राइसेस पे। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय क्या करना है आपने? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू योर रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। इसके क्वेश्चन करे थे हमने, लाइक ऐसा कि आपको ये दे दिया जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला होगा? नॉमिनल डिवाइड बाय रियल, भी मतलब करंट ईयर ਦੀ ਜਿਹੜੀ जीडीपी है वो पिछले साल नालों कितनी बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। रियल जीडीपी क्या है? करंट ईयर की आउटपुट एट द पुराने प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी क्या है? करंट ईयर की आउटपुट एट द नवे प्राइसेस। तो आउटपुट तो ऊपर नीचे सेम होगी, सिर्फ प्राइसेस का फर्क रह गया। तो करंट ईयर के प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर के प्राइस, तो इन्फ्लेशन बता देगा आपको। इन्फ्लेशन कह लो, जीडीपी डिफ्लेटर कह लो, एक ही बात हो गई। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखना, आपको दे दिया, कहता जीडीपी डिफ्लेटर 2021 के लिए कितना? 157.33। उधर 2020 के लिए कितना था? 140.57। तो इन्फ्लेशन कितनी होगी 2021 में? कितना ग्रो हो गया? 140 तो 157, 17 पॉइंट समथिंग, तो 17 पॉइंट समथिंग ये ग्रो हो गया। डिवाइड बाय पहले कितना था? 140 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ गया 11% की इन्फ्लेशन हो गई। तो 140 तो 157 से जानते कितना परसेंट बढ़ गए? 11.78% बढ़ गए। तो 11.78 इज योर इन्फ्लेशन। तो दिस इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। अगला, ये आपने लिखा हुआ है, वैसे एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम, जो बाहर से अर्न किया माइनस जो बाहर वाले बंदों ने इंडिया से अर्न किया। अर्नड फ्रॉम ब्रॉड, अर्नड पेमेंट टू अब्रॉड, पेमेंट टू अब्रॉड या फिर अर्नड फ्रॉम अब्रॉड।
पर इसको कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं अपन एमसीक्यू में, कभी कभी एनएफआईए को नेट एक्सपोर्ट सिमिलर सा कह सकते हैं, यूजुअली नहीं। एक आधा एमसीक्यू था कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट क्या हो गया, बाहर से पैसा अर्न किया। इंपोर्ट क्या हो गया, पैसा पे किया। तो पैसा अर्न किया और पैसा पे किया, माइनस नेट एक्सपोर्ट। जनरली नहीं, एक आधे एमसीक्यू के लिए। व्हाट इज रेजिडेंट, हमने कहा था कि एनएनपी क्या होता है, जो रेजिडेंट कमा रहे हैं। व्हाट इज रेजिडेंट, रेजिडेंट इज, कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी और द लीगल स्टेटस। 1 साल या तो ज्यादा चलेगी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब अर्न कर रहे हो वहां से, लाइवलीहुड वहां पे अर्न कर रहे हो 1 ईयर और मोर। पर अगर कोई इंडियन कंपनी है जिसकी ब्रांच कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया है, तो इंडियन कंपनी, तो इसको क्या बोलना है आपने, ऑलवेज रेजिडेंट बोलना है, इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगला, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क रहेगा। फैक्टर कॉस्ट में क्या करो आप, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दो, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दिया और सब्सिडी माइनस कर दी। फैक्टर कॉस्ट में क्या करो, प्लस एनआईटी विल गेट योर मार्केट प्राइस, या फिर मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो, यू गेट योर फैक्टर कॉस्ट। आगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम नहीं उठाते, हमें पता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पता है हमें, जीडीपी डिफ्लेटर हमें पता लग गया। जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम क्या है, प्राइस इंडेक्स। अच्छा, अगर ये जीडीपी डिफ्लेटर मोर देन 1 आ गया या इंटू 100 कर दिया तो क्या आ गया, परसेंटेज में आ गया 1% से ज्यादा। हेलो, क्या था, हाँ 100 तो ज्यादा होगा या 100 तो घट होगा, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 100 से ज्यादा आ गया मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, और अगर 100 से कम आ गया तो डिफ्लेशन। तो मोर देन 1 आ गया तो इन्फ्लेशन, अदरवाइज प्राइसेस आर फॉलन। क्योंकि अब मल्टीप्लाई 100 करते हैं ना, मोर देन 1 की बजाय यहाँ पे मोर देन 100 कर लो, मोर देन 100 लेस देन 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो लिख दो मोर देन 100 लेस देन 100। मोर देन 100 तो इन्फ्लेशन, लेस देन 100 तो प्राइसेस ऑफ फॉलन। बन खड़ा हो, सेकंड लास्ट में थे। मांगे तूने लॉग के टेस्ट कितने पेज भरे थे, हैं जितना भी सी कल टेस्ट। देखो मेरे, अगर आउटपुट ना आई ना, बार बार कितनी बार कराते रहेंगे। 15 पेज पर है। अकाउंट का टेस्ट दिया था सेकंड नंबर, कल कोई ना, देखते हैं। आज भी टेस्ट है, देखो आउटपुट बढ़िया दोगे फिर तो मजा आता है, नहीं तो मूड खराब होता है, फायदा नहीं कोई। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इंडिया की एम्बेसी बाहर है क्या, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, यूएसए में इंडिया की एम्बेसी, यूएसए में इंडिया की एम्बेसी, यस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। और इंडिया की टेरिटरी के अंदर यूएसए की एम्बेसी, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की नहीं है, बाहर निकाल दो। तो हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसीज जिधर मर्जी हो, इंडिया की शिप, वेसल, ऑयल गैस, ऑयल रिग, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, एयरक्राफ्ट, इंडिया के जहाज, पानी वाले या हवा वाले, इंडिया के जो जहाज है जिधर मर्जी हो वो इंडिया की टेरिटरी। और पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी क्या आएगा, इंडिया की टेरिटरी। क्या नहीं आएगा, बाहरले बंदे ਦੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिस या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिसेस, वो बाहर कर दो, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। और आगे चलो, पहला पॉइंट देखना, कहता अर्निंग फ्रॉम प्रोडक्शन इन इंडिया दैट एक्रू टू द फॉरेन रेजिडेंट और फॉरेन ओन्ड फर्म। अर्निंग फ्रॉम प्रोडक्शन इन इंडिया टू द फॉरेन रेजिडेंट, क्या ये जीडीपी उसमें आएगा, डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में आएगा पर नेशनल इनकम में नहीं आएगा। प्रॉफिट अर्नड इन इंडिया बाय एक्स कंपनी फॉरेन ओन्ड फर्म, डोमेस्टिक इनकम में
नेशनल इनकम में अर्निंग बाय इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज, नेशनल इनकम में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। अर्निंग ऑफ इंडियन रेजिडेंट वर्किंग ओवरसीज, इंडिया का बंदा तो नेशनल इनकम में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी हुआ है, इंडियन कंपनी है यूके में, सेम इंडियन कंपनी है ना, तो नेशनल इनकम में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। सर्कुलर फ्लो क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि यार देखो, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतना ही लोगों की इनकम होगी, जितने लोगों की इनकम होगी उतना लोग खर्चा करेंगे। तभी करके हम ये बात बोलते हैं कि जीडीपी निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है, या तो इनकम मेथड, या फिर आपका एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर आपका वैल्यू एडेड मेथड। अब तीनों ही मेथड में, क्योंकि सर्कुलर फ्लो बात ये करता है जितनी वैल्यू ਦੇ गुड सर्विस प्रोड्यूस हो गए उन्नी लोगों ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ, उन्ना ही खर्चा हो गया, तीनों की ਰਹਿਣਗੇ बराबर। ਤਾਂ करके कहते नेशनल इनकम कट नहीं होता, किसी भी मेथड से कर लो आंसर क्या आएगा आपका सेम। हाँ वी नो कि मेथड कौन सा लगाएंगे उसके हिसाब से ये मैटर करेगा कि केड़ी वैल्यू होगी। मतलब अगर इनकम मेथड लगाओगे तो इनकम मेथड गिव्स यू, अगर इनकम मेथड लगाएंगे तो इनकम मेथड गिव्स यू एनडीपी एट एफसी। ये अपने टर्म्स याद रखने, कौन सा मेथड क्या देगा, बस यही एनडीपी एट एफसी देगा। वैल्यू एडेड मेथड भी जीडीपी एट एमपी देगा और एक्सपेंडिचर मेथड भी क्या देगा, जीडीपी एट एमपी। इसका बेसिकली याद रखनी है कि केड़ा मेथड ਆਪਾਂ ਨੂੰ केड़ा देके जाऊगा। उदू बाद की करांगे, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, उसके बाद वो प्लस माइनस कर देंगे। लाइक फिर से बताना, इनकम मेथड क्या देके जाएगा आपको, एनडीपी एट एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड क्या देगा, अब एक्सपेंडिचर हो या वैल्यू एडेड हो तो भी क्या देगा, तो दोनों ने जीडी एट एमपी दे दिया। क्वेश्चन ने मांगा आपसे जीएनपी एट एमपी, कैसे निकालोगे? इसमें क्या प्लस माइनस करेंगे, जीएनपी एट एमपी आ जाए। पहले तो नेट है तो माइनस हो रखी है तो क्या कर दो, प्लस डेप्रिसिएशन, जी हो गया, एन 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 एफ आई ए प्लस आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू योर जीएनपी एट एमपी। और इधर से अगर जीएनपी पे आना हो तो प्लस एन एफ आई ए, और अगर एनएनपी एट एफसीस पे जाना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी। तो किसी भी टर्म से किसी भी टर्म पे पहुंच जाएंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमें बस ये याद होना चाहिए कि कौन सा मेथड कौन सा वाला आपको इनकम निकाल के देगा। इनकम मेथड निकाल के देगा एनडीपी एट एफसी, बाकी दोनों निकाल के देंगे जीडीपी एट एमपी। कितना याद रखना है। अच्छा ये टेबल आता है हमें। अच्छा ऑल्टरनेटिव नाम ध्यान रखना, अगर इनकम मेथड है तो इनकम मेथड का नाम क्या होगा, एक तो इनकम मेथड और एक डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और एक फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर्स को कितना पे किया, लैंड लेबर कैपिटल को। उसके बाद क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आएगा, इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी आएगा, इनकम डिस्पोजल मेथड, इनकम खर्च कहाँ पे करी। और आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं इसे, आउटपुट मेथड, या फिर प्रोडक्ट मेथड बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड तो है ही है, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड भी नाम है इसका। एक बताना डिस्पोजल इनकम मेथड कौन सा है, एक्सपेंडिचर है इनकम एक्सपेंडिचर वाला। और प्रोडक्ट मेथड वैल्यू एडेड, फैक्टर पेमेंट मेथड इनकम मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। मनवीर क्या हो गया, इधर निखिल, इधर हो, 2 गज की दूरी, और इधर 2 गज हुए नहीं, 2 गज मतलब कितने फुट हो गए, 2 गज मतलब कितने फुट हो गए, कितने फुट होते हैं अभी 2 गज में, 6। एक गज 3 फुट का। चलो we were on to industrial origin method, value added, और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, इनकम मेथड। चलो किस मेथड में कैसे वैल्यू निकालोगे,
अगर तो वैल्यू एडेड मेथड लगाना है तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों ने कितनी वैल्यू ऐड करी वो उठा लो। जब हमने कहा वैल्यू ऐड करी, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऐड करी? ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या? सेल कर ली। जब हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ऐसा क्यों किया? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों नहीं किया? गल है ना, आ की है आउटपुट किन्नी प्रोड्यूस किन्ना किता। ओपनिंग स्टॉक सी अपना 40 क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 60 क्वांटिटी। 40 ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, क्लोजिंग किन्ना है 60, ਹੋਰ किन्ना प्रोड्यूस किया 20, बाकी ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोड्यूस किया वो बेचता, तो करके क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ गए? ये चेंज इन्वेंटरी का कोई फंडा नहीं है, कभी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो जाता है, कभी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाता है, डिपेंड करता है कितने ਉਹਨੂੰ डाटे ਨੂੰ यूज कर रहे हैं। चाहिए कि इतने आउटपुट चाहिए कि ना प्रोड्यूस किया वो चाहिए, क्योंकि नास्लिंग हमने देखा था स्टार्टिंग, हमने पहले पेज पे क्या करा, नास्लिंग का मतलब जितना प्रोड्यूस किया, डजंट मैटर वो बिका के नहीं बिका। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक प्रोड्यूस हो गया, ओपनिंग स्टॉक जीरो है, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है जीरो, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक तो प्लस करना ही है ना। जेड़ा माल बिक गया वो भी प्रोड्यूस, जेड़ा क्लोजिंग पे वो भी प्रोड्यूस, ओपनिंग प्लस सेल प्लस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना चाहिए। डाउट एक और था इसमें, आगे लिखा होगा हमने डाउट। व्हाट इज दिस थिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड? ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकाला आपने? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट कंजम्पशन? एक मिनट, ये परचेज है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम है? परचेज के रॉ मटेरियल कंज्यूम? ये तो न्यूमेरिकल परचेज ही चकते हैं, एंड परचेज ही चकना चाहिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो उधरले पासे एडजस्ट करता। डाटा ट्रेडिंग च की हुंदा है या तो सेल या परचेज या ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। हुण ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक या तो परचेज ना प्लस माइनस कर दो या सेल वाले पासे प्लस माइनस कर दो, आप सेल वाले पासे लै गए उन्होंने, परचेज चकते हैं, है ना। ट्रेडिंग काउंट, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज। जो कंज्यूम कटते ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ परचेज ਦੇ ਵਿੱਚ कंज्यूम प्लस कर लो, क्लोजिंग माइनस कर दो, पर ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, सेल ਦੇ ਵਿੱਚ क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर लिया, ओपनिंग स्टॉक इधरों चक के इधर माइनस करता, ये फिर इधर तक कल्ला परचेज ही रह गया। नहीं समझे? और आया ना इतने टोटल आउटपुट चक ली, माल बिका नहीं बिका डजंट मैटर, टोटल प्रोड्यूस, टोटल परचेज चको। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट ते आ जाओ, इको गल ही है। मैचिंग कंसेप्ट की कहता है भी जिन्ना रेवेन्यू उन्ना खर्चा, और जब रेवेन्यू भी कल्ला माल बिका नहीं चक्या प्रोड्यूस चक लिया, फिर खर्चा भी सारे चको ना, तो परचेज आएगी इधर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज, ना कि रॉ मटेरियल कंज्यूम। न्यूमेरिकल चाहिए होता ना, परचेज वर्ड होता है, लिख लो क्या पता। बात तो लॉजिकली परफेक्ट है, सपोर्टेड बाय द न्यूमेरिकल है। इधर परचेज उठाना आपने, रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं उठाना। मनवीर ने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार नहीं चक्के से एनपीओ च, मनवीर क्या निकलने
चले आगे। ये तो आगे एक्सपेंडिचर वैल्यू एडेड मेथड में तीनों की वैल्यू एडेड उठा लो, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और नेक्स्ट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड्स की करना है जेडे अपने फैक्टर्स है उन्होंने जेडी कमाई हो रही है चक लो। फैक्टर्स केड़े केड़े आगे? वैसे हम क्या देखते हैं, लैंड, लैंड के लिए रेंट आ गया। उसके बाद क्या होता है आपका लेबर, लेबर के लिए एम्प्लॉई हो गया। लैंड लेबर कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या हो गया मिक्स्ड इनकम या फिर प्रॉफिट भी आ गया। कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, सारा कुछ हो गया। चलो आपको आइटम में तो याद ही है, एक तो रेंट और रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एम्प्लॉय की कंपेंसेशन, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस किसको बोलते हैं आपा? इसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर से बताना इनकम मेथड में क्या क्या उठाने हैं। सबसे पहले एक तो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, उसके बाद रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑपरेटिंग सरप्लस। इनकम मेथड आपको क्या निकाल के देगा? एनडीपी एट, चलो कली टर्म पढ़ते हैं अगले पेज पे। तो इनकम मेथड जब लगाएंगे तो हमने इसमें क्या उठाना है? सबमिशन ऑफ फैक्टर इनकम पेड आउट, दैट इज ऑल प्रोडक्शन यूनिट ने कितना पे किया। एम्प्लॉइज की कंपनसेशन में क्या उठाना है? कोई वेजेस है तो वो भी उठानी है। हालांकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में वर्कर भी आ गए। वेजेस उठानी है, सैलरी उठानी है, कमीशन है, बोनस है, वो भी इधर ही उठाना है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, क्या एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ बोल पो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, एम्प्लॉयर का खर्चा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, एम्प्लॉई, कल्ला एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय नहीं होगा। क्वेश्चन में होता है ये कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर चकना, एम्प्लॉय नहीं चकना। ऐसा क्यों? नहीं ऐसा क्यों है? बोल खुशी जैन। ये सब चेपी है। और बताओ कोई है ना? एम्प्लॉय का शेयर क्यों नहीं चकते, कल एम्प्लॉयर क्यों चकते हैं? एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अगर आपकी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 80,000 पर मंथ। ठीक हो गया? सैलरी कितनी है? 80,000। तो आप एम्प्लॉय को कितना पे कर रहे? 80,000। नेशनल इनकम च आप की चकना है 80,000 तो चक्कर नहीं चकना है। ਹੁਣ सिस्टम ਹੁੰਦਾ कि ईपीएफ का, ईपीएफ का सिस्टम ये होता है कि अगर आपका पीएफ कटता है 10% पे, 8,000 रुपया हो गया। आप एम्प्लॉय ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? एम्प्लॉय ਤੈਨੂੰ 80 ਦੇਣਾ ਸੀ, 10% ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ, एम्प्लॉय शेयर ਕੱਟ ਲਿਆ, 8,000 ਕੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ? 72,000 उसको पे कर दिया। 72 उसको पे कर दिया, ਕੱਟ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ? 8,000। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਚੱਕੀ ਨਾ ਸੈਲਰੀ, ਉਸ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 80 ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿ 72। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 80 ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ पे 72 ਕੀਤਾ ਹੈ। 8,000 ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? एम्प्लॉय का ईपीएफ शेयर, एम्प्लॉय शेयर इन ईपीएफ। ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 80,000, 8,000 ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ पे 72 ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਸੈਲਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 80 ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ एम्प्लॉय ਦਾ शेयर ਅੱਡ ਤੋਂ आ गया। हाँ, अगर क्वेश्चन आई कह दिंदा कि आपको गिवन है सैलरी पेड इन कैश टू एम्प्लॉय, कितना कैश पे कर दिया, मतलब 72 पे कर दिया, फिर आपको एम्प्लॉय का शेयर भी उठाना चाहिए प्लस 8,000 एम्प्लॉय शेयर, 80 हो गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ एम्प्लॉयर शेयर है वो की चीज है? एम्प्लॉयर इधरों एम्प्लॉय का कितना कट्टे 8, एम्प्लॉयर आपदे पल्ले 8,000 होर पाऊगा। टोटल ईपीएफ फंड च कितना जमा कराऊगा? 16,000। एम्प्लॉयर आपदे बुक्स एंट्री की पाऊगा, पहली एम्प्लॉयर आपदे बुक्स एंट्री पाऊगा सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितना? 80,000।
टू बैंक कितना 72,000 और टू ईपीएफ लाइबिलिटी 8,000 फिर एक और एंट्री पाऊगा कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ और वो जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर शेयर है एम्प्लॉयर शेयर इन ईपीएफ और वो लिए खर्चा हो गया कंपनीज डेबिट करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L ਚ ਆਪਾਂ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखा हुआ हेडिंग ਉਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਾਊਗਾ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट कितना 8,000 टू ईपीएफ की लाइबिलिटी कितना 8,000 अब टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी 16 ਚੱਕ ਕੇ जमा करा देंगे ਉਹਦੀ एंट्री की आ जाएगी ईपीएफ इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 16,000 अब हो क्या गया एम्प्लॉयर कंपनी की बैलेंस शीट की दिखूगा बैलेंस शीट में एक तो इन्वेस्टमेंट दिखेगा इधर ईपीएफ इन्वेस्टमेंट कितना दिखेगा 16,000 उधर से ईपीएफ लाइबिलिटी भी दिखेगी कितने की 16,000 लाइबिलिटी भी देखो इन्वेस्टमेंट भी देखो इंप्लॉइज ਨੂੰ पे करना है 16 दिखूगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ 16 वो भी दिखूगा ਅੱਡ ਤੋਂ बैलेंस शीट में ऐसी पोजीशन दिखेगी और P&L में खर्चा कितना चला गया पहले आपने 80 डेबिट किया बाद में 8 डेबिट किया P&L में खर्चा कितना चला गया टोटल एक तो सैलरी चलेगी कितना 80,000 और एक एम्प्लॉयर शेयर चला गया कितना 8,000 तो टोटल कितना चला गया इधर 88 एक्सपेंस कितना होया 88 तो फिर ਉਹਦੀ एम्प्लॉय ਦੀ इनकम भी कितनी हुई 88 72 ਨੂੰ कैश मिल गया 16 ਨੂੰ फ्यूचर ਚ मिलेगा 72 और 16 88 गॉट इट एम्प्लॉय का शेयर क्यों नहीं उठाते गुनगुन क्यों नहीं उठाते ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ EMPLOYEE ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ तो सैलरी एक्सपेंस इज ऑटोमेटिक इनक्लूसिव ऑफ एम्प्लॉय ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ सैलरी एक्सपेंस वाला फिगर 16,000 ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਨਾ bro ਇਹ ईपीएफ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ एम्प्लॉय ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ईपीएफ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਵਿਆਜ ਅਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ EMPLOYE ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ मतलब एम्प्लॉयर को और मर्जी है कंपनी को आपका खुद का फंड बना के जमा करा ले उस या सरकारी फंड च जमा करा दे सरकारी फंड जमा कराने के तरीके ला ला बैंक च FD करानी होगी जिवें आप PPF च जमा कराने पोस्ट ऑफिस PPF पहले पोस्ट ऑफिस में थे आजकल किसी भी बैंक में PPF अकाउंट खुल जाएगा PNB में पंजाब एंड सिंध में सरकारी बैंक का तो पक्का खुलते हैं HDFC वगैरह पता नहीं मेरे को एक तरीके की बैंक FD टाइप हो गया तो दिस इज योर EPF इन्वेस्टमेंट कितने पैसे इन्वेस्ट करता आप आगे समझ नहीं डाइजेस्ट नहीं हुए वाले रो आए हैं हाँ ऑब्वियसली इन्वेस्ट कितने करना है उधर रिस्ट्रिक्शंस है कितने कितने इन्वेस्ट करना है किमें ना होगा कर ओ एक मिनट ब्रो इन्वेस्ट करना मतलब ये नहीं भी सोने मतलब ऑब्वियसली ये की है लिखा हुआ है भी कितने कितने इन्वेस्ट करना है ईपीएफ एक्ट है वो लिखा हुआ है कितने कितने इन्वेस्ट करना है तो जी तू गल कहती भी इन्वेस्ट करता तो हो सकता उतो ना आवे ये पॉसिबिलिटी नहीं है एक तरीके का बैंक अकाउंट जमा कराना यार जब बैंक अकाउंट जमा कराता पैसे नहीं मिलेंगे मिलेंगी मैं गल करता ना ये थोड़ी है रिलायंस शेयर लगे रख लो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्ट कहाँ पे करना है वो बताएंगे ईपीएफ एक्ट बताएगा वहीं पे इन्वेस्ट करना है ठीक है पंजाबी च गल ये होंदी है 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी या तो स्टैचूटरी सरकारी फंड जमा कराता पैसा सरकारी बैंक अकाउंट जमा कराता जनरली ऐसे जी कराते लोग सारे बाली वड्डी कंपनियां जिवें टाटा की वो फिर आपदे फंड खोल के बह जाते एक ट्रस्ट बना लेंगे है वो तो पैसा मिलता है पता की होंगे मान ला 100 करोड़ का फंड बन गया उन्होंने अगर शेयर च भी लाता लाते ही है शेयर च डायरैक्टली नहीं लाते ट्रस्ट खोल के फिर लाना पैंदा अगे दे अगे 100 करोड़ लाता रिडेम्पशन 100 करोड़ की थोड़ी आजू 5 करोड़ की 7 करोड़ की इस बाद थोड़ी आनी है 5-7 करोड़ तो निकल ही आना है 100 करोड़ की रिडेम्पशन मंग ली अगर फिर दिक्कत है पर 100 करोड़ की रिडेम्पशन आती नहीं एकदम सारे एम्प्लॉय इकट्ठे थोड़ी चले जाएंगे थोड़े थोड़े करके जाएंगे तो ये सिस्टम आगे क्या होता है वो बात की बातें हैं
एक बार आप इधर आ जाओ। इधर हमने क्या उठाना है? एम्प्लॉयर शेयर तो उठाना है, क्या नहीं उठाना? एम्प्लॉइज शेयर टू ईपीएफ नहीं उठाना। एज ऑलरेडी पार्ट ऑफ सैलरी। देखिए मेरे क्यों नहीं उठाना? सैलरी जो ही कटिया ना 80, जो सैलरी चक ली वो बिच ही आ गया। 80 ਤੇ 88 खर्चा कितना 88 का। प्लस क्या उठाना है हमने? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एनी पर्क। अगर काइंड में कुछ दे दिया एम्प्लॉय को तो वो भी उठाना है। उसकी अगर लो इम्प्यूटेड वैल्यू उठा लो, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू टाइप से उठा लो। क्या नहीं उठाना? ट्रांसफर पेमेंट नहीं उठानी, एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन। चले आगे। ये तो हो गया एम्प्लॉय एच की चकना है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। अब आ गया रेंट एंड रॉयल्टी। इसमें क्या नहीं उठाना? इम्प्यूटेड रेंट एंड इम्प्यूटेड रॉयल्टी नहीं उठानी, क्योंकि ये मिक्स इनकम में उठाते हैं। मिक्स इनकम में क्या उठाना है आपने? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करन कारण, मतलब एंटरप्रेन्योर खुद तो अगर काम कर रही है तो ओदा जो भी और मतलब चीजें लोगे, एग्जांपल के लिए अगर आईओसी लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या वो भी इधर आएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा खुद तो अगर लग गया हुआ है, प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन जो भी आ रही है वो सारी मिक्स इनकम का पार्ट होगी। अगर वो सैलरी है, इट कंप्राइजेस द इम्प्यूटेड फैक्टर इनकम लाइक वेजेस, प्रॉफिट, कैपिटल, रेंट। जैसे कि है ना, सैलरी टू द पार्टनर, बोनस टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, तो सारा कुछ मिक्स इनकम में आ गया। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे ने की कमाया। नेक्स्ट आ गया रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी में आपने क्या उठाना है? सिंपल वो जो पे कर रहे हो, जेड़ा इम्प्यूटेड है वो इतने नहीं चकना, मिक्स्ड इनकम से चकना है। फिर आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या उठाना है आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाना है, लोन उठाना है। पर आपने क्या नहीं उठाना? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नहीं उठाना, दैट इज गवर्नमेंट बोरिंग। इट इज कंसिडर्ड इन एज अ कंजम्पशन पर्पस। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट आपने नहीं उठाना। इंटरेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਕਮਾਈ ਚੱਕਣੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਖਰਚਾ ਐਂਡ ਨਾਟ ਅ ਕਮਾਈ। ਕਮਾਈ ਚੱਕੋ। ਕਮਾਈ ਕੀ ਚੱਕਣੀ? ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब बैंक वाले ਜਿਹੜਾ ब्याज अर्न कर रहे हैं वो उठाना है बस आप। कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट मतलब क्या उठाना है आपने? पीबीटी उठाना है, बट आफ्टर डेप उठाना है। आफ्टर डेप उठाना है, मतलब डेप्शन माइनस करनी है। वैसे भी इनकम मेथड क्या निकाल के देता है आपको? एनडीपी एट एफसी। जब हमने कहा नेट तो ग्रॉस में से डेप्शन ऑलरेडी माइनस होगी ना, ताई कैलकुलेट था कॉर्पोरेट प्रॉफिट चकना हो डेप्शन माइनस करनी है पहले ही। और अगर डेप्शन माइनस ना की फिर वो एनडीपी एट एफसी की बजाय किया जाऊगा। मतलब अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे देना कि प्रॉफिट दे दिया आपको, पीबीटी दे दिया, बिफोर डेप्रिसिएशन दे दिया, डेप्शन की फिगर है नहीं क्वेश्चन चा। क्वेश्चन में डेप्शन की फिगर है नहीं, क्या उठा लिया आपने? पीबीटी। तो आंसर में क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। एफसी और फैक्टर कॉस्ट, फॉरवर्ड चार्ज कह रहा था। कॉर्पोरेट प्रॉफिट मतलब पीबीटी। पीबीटी जब कह दिया हमने, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब इनकम टैक्स माइनस नहीं होना चाहिए। तभी करके कह रहे हैं कि इनकम टैक्स हाले तक माइनस नहीं हुआ है, मेरे बिच्ची पे है। मेरी बात सुनना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करते हो माइनस? इनकम टैक्स इज इक्वल टू पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सुना आपने, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं ऐसे, प्लस टू में भी आप बनाते होते हैं ऐसे। ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू पीबीटी, पीबीटी माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब डिवेंचर को पे कर दिया, इसमें से क्या पे करोगे अभी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू योर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नहीं सुना हुआ आपने ऐसा?
तो यार होगी रेशो, मैं की कह रहा इनकम स्टेटमेंट देखी हुई है कि नहीं देखी हुई, फिर देख लो, पता होनी चाहिए दोनों। इज इक्वल टू, सुनो ना, सुनो, समझाता हूँ मैं आपको। अकाउंट से ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟਸ में नेट प्रॉफिट, ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਦੇ ਆ दैट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट है वो। अकाउंट्स में इनकम टैक्स का खर्चा बुक करते हैं कि नहीं? सोल प्रोपराइटर में ऐसा करते हैं, सोल प्रोपराइटरशिप में तो वो ड्राइंग है, पर अगर वो कंपनी है वो हमने देखा नहीं सर कभी। क्यों नहीं देखा? आपने शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं देखा? शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट देखिए, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट वर्ड होंगे नहीं, पीबीटी माइनस टैक्स इक्वल टू पैट, एंड तक देखिया नहीं फिर। हाँ हाँ, कैश फ्लो बनाया, आजो आजो आजो, कैश फ्लो पढ़ लो दोनों, +2 में कैश फ्लो बनाया ना। तो कैश फ्लो जब बनाया है तो हम क्या करते होते हैं, ऊपर टैक्स एक्सपेंस ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि प्रॉफिट निकालते वक्त ऑलरेडी माइनस हुआ पड़ा है, नहीं ऐड कर रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट कटे तो इनकम टैक्स माइनस होएगा ਹੁੰਦਾ है। सोल प्रोपराइटर में तो उसको ड्राइंग मानते हैं, पर अगर कंपनी हो तो फिर कंपनी की सी ना, वो कंपनी का ही खर्चा है ना, और पे करना ही होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो पीएनएल से डेबिट करते हैं, इनकम टैक्स पीएनएल से डेबिट करते हैं, ਉਹਦੀ एंट्री बनाने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦੋ, फिर नीचे जाके जो टैक्स पे कर दिया वो माइनस कर दिया कैश फ्लो। नेट प्रॉफिट की चीज है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक हो गया? अकाउंट्स का जेड़ा नेट प्रॉफिट है ना, अकाउंट का जेड़ा नेट प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब आफ्टर इनकम टैक्स है। ठीक है? डिविडेंड अपन पीएनएल में डालते हैं, कैश फ्लो ची याद करो, कैश फ्लो थोनू कंपनी का पीएनएल थोड़ा समझ आऊगा। कैश फ्लो में जब कैश फ्लो बना रहे क्वेश्चन बोलते थे इक्विटी डिविडेंड, तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड उसका क्या करते हो, फाइनेंसिंग डिविडेंड आउटफ्लो, ऑपरेटिंग का कुछ नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि पीएनएल ऑलरेडी माइनस होया नहीं गया। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ। इंटर में समझाऊंगा, 2 महीने रुक जाओ, कैश फ्लो से समझाऊंगा तरीके से, इंटर में करेंगे हम। आता सुनो फिर, एक्चुअली है ना मैं तेन आ समझाना चाहना भी आ क्यों आ रहा है, ये समझाने के लिए मैं कहानी पाई इन्हें, तो तुम याद ही है बस, रहने दो फिर। मैं तो ये समझाने के लिए एक नंबर तक छड़ने, फिर मैं मुक्की मारूं, इको में 90+ चाहिए, आएंगे 90+, आए नहीं ना, पढ़ांगे फिर आएंगे, मतलब आ सकते हैं इजीली, आ जाएंगे कहना, इजीली आ सकते हैं तो आने चाहिए। मिक्की आ क्यों नहीं पाया? तो उसको फोन मार, फोन मारना उसको, मारो फोन मिक्की नो। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा, तो नहीं समझना, रहने दो फिर। याद ही है कि पीबीटी कैसे निकालना है अपने कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स उठा लिया, डिविडेंड उठा लिया और रिटेन अर्निंग उठा लिया। तो मेरा हो गया था ये, इधर रिटेन अर्निंग आएगा। अब रिटेन अर्निंग, मतलब पीबीटी चो की कटे, टैक्स कटे, एक डिविडेंड कटिया और एक रिटेन अर्निंग कटिया, इन्हां तीनों ਨੂੰ जोड़ोगे तो की बन गया? पीबीटी बन गया। चलो आगे चलो, तो एक बार बताना जल्दी जल्दी, इनकम मेथड में क्या कुछ आता है? पहले तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी, अगला इंटरेस्ट, अगला मिक्स इनकम तो लास्ट पे, एक बीच में कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इन्हां तीनों ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेशनल इनकम में क्या नहीं आता? इलीगल एक्टिविटी से कोई पैसा कमाया तो इलीगल एक्टिविटी वाला नहीं आता इधर। दूसरा विंडफॉल गेन्स, मतलब एकदम से अगर कोई सरप्राइज इनकम होगी, लॉटरी लग गई, हॉर्स रेसिंग, विंडफॉल गेन्स नहीं उठाने। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स नहीं उठाना।
प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए वो उठाते हैं, वो उठाते हैं, गुड्स उठाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर दिए तो वो उठाएंगे कहाँ पे, वो प्रोडक्शन मेथड में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पर अगर सर्विस खुद ली है फिर वो नहीं उठानी है, गुड्स प्रोड्यूस की है तो वो उठाते हैं, सर्विस नहीं उठाते। ये कितने लिखी हुई है गल वैसे, गुड्स प्रोड्यूस किए तो उठानी है, ये रहे 105 नंबर ते ओन अकाउंट आपदे वास्ते तुसी गुड्स प्रोड्यूस कर ले, एसेट प्रोड्यूस कर ले। इधर लिखियो जहां पे हमने लिखा हुआ है ना कि सर्विस नहीं उठानी, इधर लिख दो। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंज्यूम करने के लिए गुड्स हैं तो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, सर्विस है तो नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। की गल अगर गुड्स है तो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और अगर सर्विस है तो नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर 6 हो गया, 8 9 10 तीन रह गए, 3 दिन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो मैं समरी समरी बना के लेके आऊँ फिर करोगे। 10वें चैप्टर को समरी जी बना लाऊंगा बस, देखते हैं। मंडे को कराऊंगा पर फिर वो संडे को बैठ के समरी बनाऊंगा। सैटरडे को अपना इको का टेस्ट है एज पर शेड्यूल। 24 कितने दी है, आज 18 होगी, 6 तारीख पाने हैं, मंडे दी है। चलो आगे चलो, करंट ट्रांसफर चकनी है कि नहीं चकनी, नहीं चकनी। क्या क्या नहीं उठाना, इलीगल एक्टिविटी नहीं उठानी, विंडफॉल गेन नहीं उठाने, सिक्योरिटी से कोई गेन लॉस हो गया वो नहीं उठाना आपने, शेयर्स या बॉन्ड से। सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विस है अगर तो वो नहीं उठानी, गुड्स है तो वो उठाने हैं। तो इंप्यूटेड रेंट चकना है कि नहीं, इंप्यूटेड रेंट चकना है पर केड़ी हेडिंग च, रेंट च के मिक्स इनकम च, मिक्स्ड इनकम च। इंप्यूटेड रेंट है, इंप्यूटेड रॉयल्टी है, मिक्स्ड इनकम च चकना है, रेंट रॉयल्टी नहीं चकना। और पार्टनर की सैलरी मिक्स्ड इनकम चकांगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज नहीं चकना। अगर तो पार्टनर की सैलरी है तो इंप्यूटेड सर्विस कैसी है, पार्टनर की सैलरी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है क्योंकि बिजनेस यूज के लिए है, और सेल्फ कंजम्पशन है तो नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। मेरा मतलब पता है क्या है, अगर किसी बंदे ने मैकेनिकी का काम सीख रखा है, अगर किसी बंदे ने मैकेनिकी का काम सीख रखा है पर मैकेनिकी के काम के बाद वो सरकारी नौकरी लग गया और कंप्यूटर पे टक टक करने लगा, घर पे गाड़ी खराब होगी, घर वाली कहती किसी और से क्या सही कराओगे, तुम खुद ही कर दो, तो उसने खुद ही कर दी। वो जो खुद से गाड़ी सर्विस कर दी, रिपेयर कर दी, क्या नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा। बस ठीक है इतना ही, तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो गया। अब आ जाओ सर एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या क्या उठाने हैं, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या आएगा कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड क्या आएगा आपका नेट एक्सपोर्ट, खर्चा चक्की ने। अब जब हम उठाना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें क्या उठाना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन खर्चा करे, कंज्यूमर हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार बताना, जो हम कह रहे हाउस होल्ड, केड़ा हाउस होल्ड,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड वाले कर रहे हैं, कौन से हाउस होल्ड जो इंडिया च बैठे कि जेह्ड़े बाहर ले आओ भी? केड़े हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं? सिर्फ इंडियन हाउस होल्ड कि बाहर वाले हाउस होल्ड भी? एक्सपोर्ट माइनस इंडिया वाले, क्योंकि इसके हिसाब पर जीडीपी घट रहे हैं डोमेस्टिक। तो चलो, हाउस होल्ड खरीदेंगे जो एनजीओ खरीदेंगे, दोनों उठाने, हाउस होल्ड और एनपीओ। क्या क्या उठाना है इसमें? जेड़े फाइनल गुड्स ते खर्चा होगा, गुड्स या सर्विसेज ते, एंड केड़ी वैल्यू ते चकना आपा? मार्केट प्राइस, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड आपको क्या देगा? जीडीपी एट एमपी। तो जेडी गुड्स बाय की थी एट मार्केट प्राइस पे उठाना हमने। वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट विच आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजम्पशन उठाना है। यस, ये भी उठाना है। क्या उठाना है हमने? इंक्लूड्स क्या चीज? गुड्स या फिक्स्ड एसेट जो खुद की कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किए। गुड्स हमने बताया था, गुड्स उठानी है, सर्विस नहीं उठानी होती। थर्ड, अगर हमने बाहर से कोई एसेट खरीदा वो भी उठाना है। हेलो, लेमनवी सुनी? फिर तूने क्या कहा था कि सर हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन बाउंड्री चकना है ना। बाहरों कोई फाइनेंशियल एसेट ले लिया, नेट एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेन फाइनेंशियल एसेट, मतलब क्या है इसका? बाहर मतलब घर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, क्या प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन में आएगा? तू तो कह रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी में आना चाहिए है? क्या इसको इंपोर्ट में आएगा? आवली चीज इंपोर्ट चाहोगी? ये वाली चीज क्या इंपोर्ट में आएगी? हाँ ही। बाहर अगर बिल्डिंग खरीद ली, इंपोर्ट चाहोगी कि नहीं? मेरे साथ ना होगी। मेरे सामने इंपोर्ट चाहोगी, इंपोर्ट चाहे ना, इंपोर्ट माइनस पे है, ये चो माइनस हो जाओ, इतने चक लिया उदू बाद इतने माइनस। एक होर, एक होर, एक होर। इंडिया के बंदे ने बाहरों इंपोर्ट कर लिया कार, कार इंपोर्ट करी है बुगाटी। तो बुगाटी कार जब इंपोर्ट करी, क्या वो प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं? प्राइवेट फाइनल है, ठीक है, पर इंपोर्ट कितना है, ये जाऊगा कि नहीं? सी च आऊगा, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। उदू बाद इंपोर्ट के थ्रू माइनस हो जाऊगा, क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं है ना। आप डोमेस्टिक इनकम करनी है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस तो है ही नहीं, बुगाटी तो बाहर प्रोड्यूस हुई है क्योंकि हमने बाहर से मंगाई है। इंपोर्ट माइनस करने का ऑब्जेक्टिव की है, जो आ तीन चीज़ां चक्कियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੱਡਸ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਇੰਪੋर्ट पाता बाहर कटता। हाँ, मतलब ਜਿਹੜਾ फाइनल आंसर ਆਊਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ, ਉਹਦਾ ਪਾर्ट नहीं बनूगा, पर ਜਿਹੜਾ सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ਇਹਦਾ पार्ट है। सही है, ਜਿਹੜਾ फाइनल आंसर ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ सी वर्ड है, सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ਇਹ ਚਾਹੂਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ सी ਚਾਹੂਗਾ, पर एम ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ फाइनल आंसर ਉਹਦਾ पार्ट नहीं ਰਿਹਾ। सी का मतलब क्या है? सिंपली प्राइवेट लोग जो खर्चा कर रहे हैं, इंडियन हाउस होल्ड एंड इंडियन एनपीओ जो खर्चा कर रहे हैं, डजंट मैटर ऑन इंडियन गुड्स, डजंट मैटर ऑन बाहरले गुड्स। सिमिलरली जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, डजंट मैटर इंडिया में, डजंट मैटर बाहर, बाहर भी अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा।
और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या चीज़ है? अच्छा इतने आगे कहते ने भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਹ कैपिटल फॉर्मेशन इधर नहीं लिया, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ले लिया। वैसे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ तो कैपिटल फॉर्मेशन में ले लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो ऊपर ले लो। पर जो इतने कैपिटल फॉर्मेशन से इतने एक होर वर्ड किसी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट कितने क्रिएट होवे इन इंडिया। अगर एसेट क्रिएट हो रहा है आउटसाइड इंडिया तो इधर तो डाल नहीं सकते, तो इधर डाल दिया अलग से, समझिएगा नहीं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ये आएगा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट बाय द बिजनेस एंटिटी। हाउस होल्ड क्या करेगा, घर खरीदेगा, और गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी। पर ये तीनों इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, इन इंडिया। और अगर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड इंडिया, तो इधर उठा लेना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा इधर हमने क्या उठानी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उठानी है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क रहेगा, डेप्रिसिएशन। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੱਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆंसर ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, जीडीपी एट एमपी। और अगर इधर नेट इन्वेस्टमेंट उठा ले तो क्या आ जाएगा आंसर, एनडीपी एट एमपी। क्वेश्चन सारे तो सिंपल, आपको इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो क्या मान के चलोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मान के चलोगे। अच्छा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी उठानी है आपने। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या उठाना है हमने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ए कैपिटल फॉर्मेशन, बी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा, दोनों आएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन भी आएगी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आएगी। इन्वेंट्री इन्वेस्ट किया वो भी इतनी होगा कैपिटल फॉर्मेशन च। इधर दोनों ने इकट्ठा करके लिखियो। एक्सपेंस मेड बाय, सी एंड जी में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर जो किसने किया, इंडियंस ने किया, डजंट मैटर ऑन द इंडियन गुड्स या फिर फॉरेन गुड्स। इंडियन गुड्स से कितना वो भी चक लिया, फॉरेन गुड्स से कितना वो भी चक लिया, जेड़ा फॉरेन गुड से कितना बाद चो इंपोर्ट च माइनस करता, एक्सपोर्ट प्लस कर लिया। एक्सपोर्ट क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट, बाहर लोगों ने खर्चा किया पर प्रोड्यूस कितने होया, इंडिया च। आप जीडीपी कटनी है डोमेस्टिक प्रोड्यूस तो प्लस कर दिया, इतने बाय इंडियन पीपल ही है गल्ला, कि बाहर लोग जेड़ा खरीद रहे हो एक्सपोर्ट च आ गया। आगे सी जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, खाली फिक्स एसेट या इन्वेंट्री भी, इन्वेंट्री भी आएगी। ये बीच वाला आवाज कर रहा है, दिक्कत क्या है ना, हौली हौली समझ में आती है।
अभी 4-4 फुट ते देते पक्के, 4-4 फुट ते ट्रैक आ गया पट्टी, पट्टी लोहे दी, आह लोहे दा, लोहे लोहे वजी अंदर ते वज गड्डी। तो अगली बार क्या ध्यान रखना है कि ये 3.5 फुट ते या 4.5 फुट ते करते करते चीजें समझ आती हैं। छड़ दिया पढ़ाना आप सारे डबल साइड टेप लेके चढ़ जाने बेंच पे चढ़ जाने सारे जाने। अगला एग्जांपल सुनना, हाउस होल्ड बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्यों नहीं ले रहे? हाउस होल्ड ने अगर सरकारी बॉन्ड्स लिए तो इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं लिया? हाउस होल्ड वालों ने अगर सरकारी बॉन्ड लिते, बॉन्ड बॉन्ड डिवेंचर क्यों नहीं लिता अपना? सरकारी ये ता करके कंपनी ने बॉन्ड्स लेते, कंपनी डिवेंचर लेते, फिर नेशनल इनकम का पार्ट होना चाहिए डिवेंचर, प्रोडक्शन हो रही है ता करके नहीं ले रहे। सिक्योरिटीज नहीं उठानी ना नेशनल इनकम में, नहीं उठा रहे। सोफा, सोफा ले लिया, इतना लिखा नॉट इन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन पर्पस हो गया, सीट चिपकाएंगे। हाउस होल्ड का कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हाउस होल्ड का सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ही अपने इन्वेस्टमेंट में उठाना है। तो मेरा मतलब ये हो गया कि अगर उन्हें कार ले ली, सोफा ले लिया, वो सारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चक्र है। देखिए थे हाउस होल्ड बाय, एनी अदर एसेट सच एज, वाइफ की ज्वेलरी ले ली हुई घर के लिए, वाइफ ज्वेलरी, वाइफ ज्वेलरी परचेज कर ली, वाइफ के लिए ज्वेलरी परचेज कर ली। नहीं वो ऐसा तो नहीं कह रहे कि वो घर के लिए हो गया वाइफ ज्वेलरी, सेल्फ कंजम्पशन समथिंग ऐसा कुछ ही में आएगी। कार ले ली या फिर न्यू सोफा ले लिया, मैंने ऐसा क्यों लिखा न्यू न्यू सोफा, सेकेंड हैंड लिया तो नहीं आएगा? बट ठीक है, बट ठीक है फिर पहला क्या कि बड़ा बड़ा तीर नहीं मार लिया तुसी। पार्ट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पार्ट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। व्हाट इज सी? नहीं आई में क्या आएगा पहले तो आई में बताओ, जेड़ा आई च ना आया वो सी या जी च पा देंगे, आई च की आऊगा सर? पहला तो सर 3 बंदे है, एक तो बिजनेस एंटिटी, एक हाउस होल्ड और एक तीजी की सरकार, गवर्नमेंट। जे तो हाउस होल्ड है तो हाउस होल्ड का की चक्कर है सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, बस सिर्फ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इमोल, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स चकनी है। हाउस होल्ड का सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एसेट चकना, और कोई नहीं चकना। हाउस होल्ड ने जी बिल्डिंग पाली आउटसाइड इंडिया हो वो भी नहीं चकनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर बाहर पाली बिल्डिंग वो भी नहीं चकनी, वो भी कितने चकांगे? सीच। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये लिखा हुआ है ना आपने, हाउस होल्ड का ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इसके मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं। इन इंडिया लिया घर, इन इंडिया लिया तो आई, आउटसाइड इंडिया लिया तो सी, पार्ट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
घर लिया, कहाँ पे लिया? इंडिया में लिया तो आई, बाहर लिया तो सी। घर के अलावा हाउस होल्ड ने कोई और एसेट लिया, सी। बिजनेस एंटिटी ने क्या लिया? कुछ भी। क्या लेगा वो बिजनेस एंटिटी वाला? या तो कोई प्लांट मशीन लेगा, फर्नीचर फिक्सर लेगा, उसका फर्नीचर फिक्सर भी किधर आएगा? हमारा फर्नीचर तो किधर आया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में आया। बिजनेस एंटिटी वाला अगर फर्नीचर लेगा तो वो किधर आएगा? वो इन्वेस्टमेंट में आएगा। सही है। पूछता इतना एमसीक्यू कि नहीं पूछता इतना? बेले आप औखे टाइम का पता होता है। इसी में उलझोगे ना अगर एक आधा एमसीक्यू डाल दिया ऊपर नीचे। बाकी प्लेन थ्योरी में क्या डालेंगे? रहन दो, मनता की है। फर्नीचर बॉट बाय, अगर बिजनेस एंटिटी ने खरीदा तो किधर डालना है? किधर डालना है? इन्वेस्टमेंट। बाय हाउस होल्ड ने खरीदा तो सी में डालना है। और अगर इन्वेंट्री खरीद रहे हैं तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आएगा, सी में आएगा? इन्वेस्टमेंट में आएगा, आई। बिजनेस एंटिटी जो भी खरीद रही है वो आई है। हाउस होल्ड जड़ा खरीद रहा है सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग आई है, बाकी सारा कुछ सी है। हो गया, बस इतना बहुत है एनालिसिस। इससे पिछला पेज क्या था कि इसमें क्या उठाना है आपने? बस प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का वैल्यू एडिशन उठानी है, उठा लेंगे। ध्यान क्या रखना है इसमें? इंप्यूटेड खुद दी कंजम्पशन वाली गुड्स है तो चक्कांगे, खुद दी कंजम्पशन वाली हाउस बनाया था वो भी चक्कांगे, खुद दी कंजम्पशन वाली सर्विस है तो वो नहीं चकदे। गुड्स एसेट है चकदे हैं, सर्विस है तो नहीं चकदे। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया। इस पेज पे आ जाओ, ये पेज आपने प्लस टू में नहीं किया था, नया आपके लिए ये। पता नहीं ये आपको क्यों डिलीट कर दिया, हमारे टाइम का तो था। उसलिए वो सबका करते रहते हैं, हैवी हैवी नहीं करते। मैंने ये समरी प्लस टू में बनाई हुई है अपनी, मेरी प्लस टू की मैक्रो बुक पे ये समरी बनी हुई है, वही कॉपी पेस्ट ऐसे जाकर। ऐसा ही है इंटर में भी, मैंने जीएसटी सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੀਆਂ वो सारियां मैं जो फाइनल सी खुद तो बनाई है सी एज इट इज इतने पई हैं। ऐसी समरी मैं खुद बना लेता था, आप भी बनाया करो। पता की है जो खुद तो आप ऐसे कुछ कर देना चीज़ां ਵੱਧ समझ आने लग जाती है, क्लैरिटी बदल लग जाती है। हमारा एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज ना एक एक पेज एक एक एक्ट सारा बनाती सी कहानी, कितों की चली कितों की चली, एक एक पेज सिंगल सिंगल पेज में पूरे एक्ट की कहानी, फ्लो चार्ट टाइप। पहले आ सी, फिर आए हो गए, फिर आए हो गए, फिर आए हो गए, मतलब बल्कि बहुत है सब्जेक्ट्स एक्ट समझ ही नहीं आंदा की कुछ चली जाता है, फ्लो बन जाता सी उत्थों। चलो ये जो स्टार्ट आप लिखा हुआ है ना इतने, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? नेशनल इनकम। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से नेशनल इनकम, एक तो ऊपर को फ्लो चार्ट चलेगा कि नीचे को चलेगा। अब जो स्टार्टिंग में नेशनल इनकम उठा लिया हमने, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ करो? डोमेस्टिक इनकम बनाओ पहला तो। नेशनल इनकम चो डोमेस्टिक इनकम बनाओ। डोमेस्टिक इनकम कैसे बनाओगे? जेड़ा इंडिया के बंदों ने एनएफआई है बस हटा दो इसमें से, इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड हटा दो, इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड हटा दिया हमने, डोमेस्टिक इनकम बन गई। अब डोमेस्टिक इनकम हम कहेंगे दो तरीके की होती है, या तो पब्लिक सेक्टर कमा रहा है या फिर प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है। जो पब्लिक सेक्टर कमाएगा वो दो तरीके की इनकम होगी। अब जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटीज होगी, सरकारी बिजनेस एंटिटी, सरकारी बिजनेस एंटिटी दो तरीके दी, या तो एक सरकारी कंपनी होगी या फिर एक सरकारी पीएसयू होगा। सरकारी पीएसयू मतलब सरकारी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, सरकारी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं सर, डोमेस्टिक इनकम के दो टुकड़े निकाल रहे हैं।
या तो सरकार कमा रही है या फिर लोग कमा रहे हैं। सरकार जो कमाएगी दो तरीके से कमाएगी, या तो सरकारी क्या होगी, मिनिस्ट्री पीएसयू, या सरकारी मिनिस्ट्री नहीं है पर सरकारी कंपनी है, जैसे कि ओएनजीसी, गेल, बीएसएनएल, ये सरकारी कंपनीज हैं पर सरकारी मिनिस्ट्री नहीं है। ठीक है, प्रॉपर अलग से कंपनी बनी हुई है। इंडियन रेलवे क्या है, मतलब इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री डायरेक्ट चला रही है। इधर भी देखो, वैसे तो ऑयल की मिनिस्ट्री भी हैगी है, ऑयल की मिनिस्ट्री भी है, टेलीकॉम की मिनिस्ट्री भी है, पर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम सीधा बीएसएनएल के सिम नहीं बांट रही, उसके लिए बीएसएनएल की कंपनी अलग से बना ली, पर रेलवे चलाने के लिए इंडियन रेलवे डायरेक्ट चला रही है ऐसा। तो या तो नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या फिर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट एंटरप्राइज कह लो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह लो, एक ही बात हो गई। ये तो हो गया सरकारी। पेपर आपको क्या करेगा, ये दो दे देगा, आप दोनों ने प्लस करके किया था, पब्लिक सेक्टर का टोटल आ गया। डोमेस्टिक इनकम जो पब्लिक सेक्टर का हटाओगे तो की रहेगा थोड़ी कोल प्राइवेट सेक्टर का। एक मिनट सर, जी नैशनल इनकम चकते हैं वो केड़े कंसैप्ट थे, एक्रूवल के रिसीव्ड कंसैप्ट। एक्रूवल मतलब इनकम अर्न कर ली, नेशनल इनकम का पार्ट बना ले, या फिर जब पैसा रिसीव करेंगे तब नेशनल इनकम का पार्ट बनाएंगे। एक्रूवल बेसिस पे नेशनल इनकम अपना केड़े बेसिस पे है, एक्रूवल कंसेप्ट पे है, इनकम अर्नड है तो इसका पार्ट बनेगा, जस्ट डजंट मैटर रिसीव किया या फिर नहीं किया। पर आज समरी चार्ट से ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, डिस्पोजेबल इनकम कितना खर्चा होगा इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ, खर्चा कितना होगा, जितना पैसा रिसीव होया सिर्फ उतना ही खर्चा होगा। एंड ऑफ द डे अपना ऑब्जेक्टिव क्या कटन था, देखो इधर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इधर क्या निकालना हमने, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ऑल ओवर इंडिया इकोनॉमी में कितना खर्चा होगा, और नीचे जाके इधर क्या निकालना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एंड ऑब्जेक्टिव अपना की है कटना, कितना खर्चा होगा, खर्चा जड़ा होगा वो तो जितना कैश होगा वो बेसिस पे खर्चा होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान के रखना है कि नेशनल इनकम हमने क्या निकालना है, एक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे इनकम, पर जितना खर्चा होगा जितना कैश रिसीव कर ले वो बेसिस पे। अब आ जाओ फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की हमने कमाई उठा ली, जी प्राइवेट सेक्टर की कमाई चक ली, आप डोमेस्टिक इनकम का टुकड़ा किया है, हमने डोमेस्टिक इनकम का टुकड़ा किया। तो पहले क्या करो, डोमेस्टिक इनकम को वापस से नेशनल इनकम पे लेके आओ। पहला नेशनल इनकम को डोमेस्टिक पे लेके गए, डोमेस्टिक निकाल के फिर हमने सरकारी हटा दिया, प्राइवेट रह गया। अब क्या फिर से इसको नेशनल पे लेके जाओ, मतलब एनएफआई माइनस किया था, एनएफआई क्या करो पहले ऐड बैक करो, पर एनएफआई कौन सा ऐड बैक करना, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाला। ठीक है जी, अब नेशनल इनकम पे आ गई कहानी फिर से वापस, पर नेशनल इनकम में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर आ गया। इसके बाद क्या करो, सरकार से अगर मुफ्त में मिल गया ट्रांसफर पेमेंट, क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਚੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, नेशनल इनकम चक ली प्राइवेट सेक्टर दी। ट्रांसफर पेमेंट तो नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं होता, पर लोग खर्चा तो कर पाएंगे ट्रांसफर पेमेंट, तो ऐड बैक करो ट्रांसफर पेमेंट। कहां से आई हो ट्रांसफर पेमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट आई हो। अगर फ्रॉम ट्रस्ट से आई हो, किसी एनपीओ से आई हो, तो वो क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि ट्रस्ट की कमाई सी, ट्रस्ट की कमाई सी तो ऑलरेडी नेशनल इनकम च पई है। प्राइवेट सेक्टर जो चक रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या आ रहा है, हाउस होल्ड भी आ रहे हैं और एनपीओज भी आ रहे हैं। तो जो एनपीओ अगे वंड रही है डोनेशना, तो एनपीओ की कमाई तो पहले ही ये आई हुई है, तो वो चक्कन की लोड़ नहीं, ता करके क्या ट्रांसफर पेमेंट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट अगर आ रही है तो। ये तो प्राइवेट सेक्टर था ना, गवर्नमेंट की कमाई है नहीं ये, तो गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक ਨੂੰ देती तो वो चक लो। फिर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जब नेशनल इनकम निकाली थी हमने इनकम मेथड से, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट उठाया था ऊपर, नहीं उठाया था ना, तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। पर अगर गवर्नमेंट ने बोरिंग के उत्ते ब्याज देता तो लोगों की कमाई तो हो ही गई, लोगों की कमाई होगी तो लोग खर्च करेंगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस करो। तो दो चीज़ें है जी आप नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाते, पर लोग खर्च तो कर पाएंगे, इनू दो चीज़ा प्लस करो, एक ट्रांसफर पेमेंट और एक इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट कर दिया। इसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसफर पेमेंट है उत्ते, ट्रांसफर पेमेंट चक ली सिर्फ गवर्नमेंट वाली, नाल ही खोज चार ट्रांसफर पेमेंट चक ली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया तो अगर चकनी है ट्रांसफर पेमेंट तो सिर्फ सरकारी चको, एनपीओ वाली एनजीओ वाली ऑलरेडी ये पई है, क्योंकि उत्ते आप चक्या हुआ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की कमाई या तो लोगों की या फिर एनपीओ की, दोनों आई हुई है, हाउस होल्ड भी और एनपीओ भी। ट्रांसफर पेमेंट अलग से उठा लो, मतलब जो बाहर से आ रहा है या फिर जो इंडियन की गवर्नमेंट से आ रहा है, या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अब तीन चीज़ें चक लिया, तीन चीज़ें चक के आप बोलते वर्ड प्राइवेट इनकम। एक मिनट, हले भी आप एक्रूवल बेसिस ही खड़े हैं, हले आप कैश बेसिस से नहीं आए। प्राइवेट इनकम इज इनकम अर्नड वैदर और नॉट रिसीव्ड, प्लस ये बस ट्रांसफर इनकम चक ली।
समरी इधर फिर से बनवाओ। शुरू कहाँ से हुए? NNP एट FC नेशनल इनकम, इसमें से क्या किया हमने? NFI हटा दिया, आपके पास क्या आ गया? NDP एट FC, मतलब डोमेस्टिक इनकम आ गई। इसमें आपने क्या किया? गवर्नमेंट की हटा दी। गवर्नमेंट के दो टुकड़े थे, कौन कौन से? एक तो PSU वाला और एक नॉन PSU। नॉन PSU मतलब गवर्नमेंट कंपनी हो गया, ठीक है जी। सरकारी ये दो हटा दो। ये हटाने के बाद आपको क्या बच गया? डोमेस्टिक इनकम बची, और किसकी? प्राइवेट सेक्टर की बची। इसका कोई नाम था क्या? नहीं, कोई नाम नहीं था। इसको बस ये कह सकते हैं फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू द फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, तो डोमेस्टिक इनकम थी, तो डोमेस्टिक इनकम, तो फैक्टर डोमेस्टिक इनकम एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦੋ? NFIA ओनली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ऐड कर दो? ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट दो से आएगी, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या फिर गवर्नमेंट से। इसको अपन बोलते हैं क्या? प्राइवेट इनकम। पहली टर्म क्लियर होगी। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट भी रह गया ऐड करना, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। दो चीज ऐड कर लिया, दिस बिकम्स योर प्राइवेट इनकम। शॉर्ट है। प्राइवेट इनकम के बाद हम निकालेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਸੀਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਕਮ ਕਿਸੇ ਅਕਰੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ? ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਸੀਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। तो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, क्या करे? अर्न कर रखे पर रिसीव नहीं किया, माइनस। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, प्लस। दो एडजस्टमेंट कर दी। उसके अलावा आप क्या करो? पर्सनल इनकम टैक्स ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। प्राइवेट और पर्सनल ਚ फर्क क्या आ गया? पर्सनल की हो गया लोगों का, प्राइवेट की हो गया इस कंपनियां भी पई हैं। अब कंपनियों का जो टैक्स है वो हटा दो, लोगों के पास तो जाएगा नहीं। लोगों के पास क्या जाएगा? कंपनियों ने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें सबसे पहले तो इनकम टैक्स आएगा। फिर कुछ प्रॉफिट कंपनी अपने पास रख लेंगी, कॉर्पोरेट रिटेन्ड अर्निंग। कुछ रख लिया, बाकी तो डिविडेंड बनता। डिविडेंड कितना बनता जाओ? जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ हटा दो? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। और कंपनी ने जो अपने पास रख लिया इज इक्वल टू क्या? जो लोगों के पास आ गया। प्राइवेट इनकम से क्या निकाल लिया आपने? पर्सनल इनकम। कैसे निकालोगे? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस कॉर्पोरेट रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर दो। ये क्या आ गया? जो लोगों को बांट दिया गया, पर्सनल इनकम। पर इसके अलावा ये जो प्राइवेट इनकम दी ये था एक्रूअल बेसिस पे, हमने पर्सनल इनकम निकाल ली है कैश बेसिस पे। कितना लोगों ने पैसा रिसीव किया, वो कैसे करोगे? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, क्या करना है? और रिसीव्ड बट नॉट अर्न, तो ये प्लस कर दिया, बट नॉट अर्न। पर्सनल इनकम आ गई, मतलब लोकल इनकम आ गई ऑन द कैश बेसिस। बस अब क्या निकालना हमने? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लोग कितना खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे? सबसे पहले इसमें से क्या दे देंगे? केड़ा टैक्स? GST के इनकम टैक्स। इसको पर्सनल टैक्स भी बोल सकते हैं, है ये इनकम टैक्स ही। एक्चुअल में इनकम टैक्स क्या दो तरीके का बोल देते हैं। इनकम टैक्स या तो कंपनी ते लग रहा है, बिजनेस एंटिटी दे, या इंडिविजुअल लोगों ते लग रहा है। इंडिविजुअल लोगों ते लग रहा है, पब्लिक ते लग रहा है, उन्होंने बोल देने पर्सनल टैक्स। जेड़ा बिजनेस एंटिटी से लग रहा है उन्होंने बोल देने कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स को दो तरीके से बोल देते हैं। नाम इनकम टैक्स एक्ट इको ही है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेटेस्ट आ गया अब तो। इनकम टैक्स एक्ट इको ही है। ਉਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਤੇ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ। ਉਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈक्स अगर लोगों ਤੇ लगता है उन्होंने बोल देते हैं पर्सनल टैक्स। तो पर्सनल टैक्स हटा देना इसमें से। इसमें से और क्या हटा देना? कोई मैंडेटरी आपको फीस या कोई पेनल्टी अगर सरकार को पे करनी पड़ गई, एग्जांपल के लिए आपको ट्रैफिक का चालान पे करना पड़ गया, या फिर वाटर सीवरेज बिल पे करते हो, तो ये खर्चा नहीं कर पाओगे ना। मिसलेनियस फी पे टू द गवर्नमेंट, या फिर मिसलेनियस फीस में तो क्या आ गया? वाटर सीवरेज बिल, सरकारी बिल अगर भरना पड़ गया था। फाइन पेनल्टी क्या आ गया कि अगर सरकार को कुछ चालान दे दिया तो सरकार को पैसा गया, लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, बकाया जो रह गया वो लोग खर्च कर पाएंगे। दैट इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नीचे को चार्ट क्लियर हो गया यार? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नेशनल इनकम पार्ट नहीं है, ठीक है जी, पर जो खत्म ही नहीं हुआ अभी। नेशनल इनकम से क्या हटाया पहले अपन ने? NFIA। क्या निकल के आया आपके पास? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में से क्या हटाया हमने? गवर्नमेंट का। क्या रह गया आपके पास? प्राइवेट सेक्टर का।
प्राइवेट सेक्टर का, पर डोमेस्टिक इनकम है ना, तो पहले तो क्या करो इसमें ऐड बैक एनएफआईए, एनएफआईए के बाद ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द या तो गवर्नमेंट या फिर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, एक और बस यही था, 3 में थी, 4 होगी, 3 या 4। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट उठा लिया। ये क्या आ गया आपके पास? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम मतलब कंपनियां दी भी है, हम कंपनियां दा हटा दो, कंपनियां दा की हटा दो, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट रिटेन अर्निंग हटा दिया। आपके पास पर्सनल इनकम आएगी, पर पर्सनल इनकम कैसी आएगी? लोगों के पास जितना पैसा रिसीव होगा, दो चीजें एडजस्टमेंट कर दो, रिसीव्ड बट नॉट अर्न तो प्लस कर दो, अर्न बट नॉट रिसीव्ड माइनस कर दो। पर्सनल इनकम आ गई, पर्सनल इनकम तो पर्सनल डिस्पोजेबल करना है, तो कितना खर्च कर पाएंगे, इनकम टैक्सेस, फीस या फिर पेनल्टी, पर्सनल डिस्पोजेबल आ गया। इतनी कहानी ठीक होगी। अब ये तो आई थी नीचे को, अब चलो ऊपर को। ऊपर को कैसे चलोगे? स्टार्टिंग विद वही एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम। ये तो निकाली हमने पर्सनल डिस्पोजेबल, अब निकालिए पूरे देश की। पर देश कितना खर्च कर पाएगा? देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी नेशनल इनकम दी टर्म्स ही कटी है, भी नेशनल इनकम दी टर्म्स च। इसमें क्या उठा लो आप? ट्रांसफर पेमेंट उठा लो एक तो। ट्रांसफर पेमेंट केड़ी? गवर्नमेंट वाली फ्रॉम गवर्नमेंट के या सिर्फ सीधा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? गवर्नमेंट वाली क्यों नहीं चक रहे? उत्ते नेशनल इनकम केड़ी चक्की है? सरकार की कमाई भी चक्की है। सरकार अगर पीएसयू तो कमाऊगी फिर ही लोगों ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਐਨਪੀਓ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही पिया। तो सिर्फ आपने क्या उठाना है? फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उठाना है। अच्छा एक और बात, यहाँ पे नेट लिखने का मतलब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट कर लिए आऊगी कि दिन भी है, और अगर दी होगी मतलब इंडिया डोनेट कर रहा है, श्रीलंका वगैरह कर रहा होगा, तो इंडिया डोनेट कर रहा है। अगर इंडिया डोनेट करेगा तो क्या करना है आपने? माइनस करना है। सिमिलरली इधर भी क्या है? नेट, और इधर भी क्या होगा? मैंने लिख दिया करंट, पर इधर भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली नेट होगा। नेट का मतलब समझ गए आप? नहीं, सरकार को थोड़ी देंगे। इधर लिखना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, इधर लिखना नेट। नेट का मतलब क्या हो गया? नेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जब देती है तो फिर प्लस के माइनस? माइनस। पैसा उन्होंने देता था, पता खर्च किया ही नहीं, तो माइनस कर दो। तो नेट ट्रांसफर है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट का मतलब इधर लिख लो, मेरे को नहीं लगता आपको क्लिक करेगा। दैट इज इफ तो क्या कर दो? माइनस। अगर हमने ट्रांसफर पेमेंट कर दी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो क्या कर दो? माइनस। अच्छा बाबा टाइम लग गया ना। 6B करा के सीधे ब्रेक दूंगा, ठीक। एनएनपी एट एफसी प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंटरेस्ट ऑन नेशनल बोरिंग, वो क्यों नहीं उठाया? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं चक्या है? सॉरी, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ एनएनपी एट एफसी तो या तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कड्डी, ਹੁਣ नेशनल डिस्पोजेबल कड्डनी है। नहीं समझ रहे मतलब? ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ, ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਟ? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेशनल डेट का मतलब क्या हो गया? लोन कितों लिता है? फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया किने लिता है? गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्याज अगर पे करूगी, सरकार का खर्चा कमाई की दी लोकां दी, सरकार चो माइनस लोकां च प्लस, जिहड़ा उत्ते नेशनल इनकम चक ली सरकार दी प्लस लोकां दी इकट्ठी चक ली, ऐसे जो माइनस करना ऐसे जो प्लस करना, तो कुछ ना करो।
तो सिर्फ करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इतने बस आए मान लो यार देश तो एक ही है, सरकार और लोग इकट्ठे ही हैं सारे, बस जो बाहर से आ गया और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने पे कर दिया सरकार को वो खर्च नहीं कर, नहीं खर्चा होंगे, ए एट एफ सी है, हम क्या करो इसमें क्या प्लस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्यों प्लस कर दिए, क्योंकि वो एट एफ सी है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी टैक्स कलेक्शन सरकार को जाओगी, सरकार के पास जो टैक्स की कलेक्शन है सरकार वो खर्च करेगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा भी खर्च होगा। एट एफ सी चक्की भी है फिगर, एग्जाम्पल ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦੀ 800 ਕਰੋੜ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੈ 700 ਕਰੋੜ, ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, सरकार उन खर्चा करोगी, करोगी ना, हमने क्या निकालना है पूरे देश में कितना खर्चा होगा, कितने का खर्चा होगा 800 करोड़ का खर्चा होगा, क्योंकि 700 करोड़ सैलर्स की जेब च गया वो खर्चा करने, 100 करोड़ सरकार की जेब च गया वो भी खर्चा करो, खर्चा टोटल 800 करोड़ का होगा, तो हमने क्या कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो इतने एट एमपी कटांगे, जी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगी एट एमपी निकलेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर रहे हैं इधर प्लस कर रहे हैं, एट एमपी निकालना है अपने, और उसके बाद क्या अपन नेट कर रहे हैं, नेट अगर है तो डेप्शन माइनस हुई भी है, डेप्शन का पैसा पे किया किसी ने, फिर एडबैक करो पे तो किया नहीं ना, वो खर्चा हो सकता है पैसा प्लस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस निकालना डेप्शन प्लस कर दिया, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तो माइनस कर रखा है, कल्ला वर्ड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तो नेट को ही बोलते हैं, और अगर ग्रॉस आ जाएगा तो प्लस डेप्रिसिएशन, याद रह जाएगा ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना इधर, 4 बार लिखो याद हो जाएगा, बस यही है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਟ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐਫਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਨਐਨਪੀ ਐਟ ਐਮਪੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐਟ ਐਫਸੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਗਨੋਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, इंस्टेड ऑफ दिस ऐसे लिख लो एनएनपी एट एफसी, इसमें क्या प्लस कर लो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस क्या कर लो ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल गिव यू क्या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसमें अगर मैं ऐड बैक कर दूंगा डेप्रिसिएशन तो मेरे पास क्या आ जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल, तो हो गया, अब तो सौखा लग रहा है ना। उल्टा पढ़ना औखा लगता है, थल्ले नूं पढ़ लो सौखा लगूगा, हो गया चैप्टर खत्म। हाँ जितना ब्रेक है भी बड़ा छीती हो थोड़ा, न्यूमेरिकल कर लो या कराएं, प्राइवेट इनकम कल लोगों की के कंपनियां दी भी, कंपनियां दी भी, तो प्राइवेट इनकम क्या है कंपनियों की भी और हाउस होल्ड की है, पर्सनल इनकम की बात करें सिर्फ हाउस होल्ड की, पर्सनल इनकम कैश बेसिस पे या एक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, तो हमने कहा कि
रिसिप्ट कह रहे हैं बस, इनकम नहीं वर्ड बोला, क्या बोल दिया, रिसिप्ट। रिसिप्ट बोल देते उसका मतलब क्या हो गया, कैश बेसिस। पर जब प्राइवेट इनकम बोला तो उधर पता है क्या बोला, इनकम, मतलब क्या बोला, एक्रूअल बेसिस। लिख लो ये, ਉੱਥੇ वर्ड क्या इनकम का मतलब एक्रूअल बेसिस, ਇੱਥੇ वर्ड क्या रिसिप्ट, जितना पैसा आ गया, कैश बेसिस। प्राइवेट इनकम एक्रूअल बेसिस, पर्सनल इनकम कैश बेसिस। फिनिश। केन्जियन थ्योरी,